किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। मॉनसून धीरे धीरे दस्तक देते जा रहा है और खरीफ का जो मौसम है वो भी शुरू हो चुका है। हमारे किसान भाई और बहन पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मॉनसून का मौसम होता है, इसमें नमी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हमारा पशुधन है उसको कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, मानसून पूर्व पशुओं में टीकाकरण। अब किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि मानसून पूर्व पशुओं में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि बारिश के मौसम में नमी यानी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। इससे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस यानी विषाणु और पैरासाइट यानी कि कई प्रकार के जो परजीवी हैं वो तेजी से पनपते हैं, जिससे जो हमारा पशुधन है उसमें गलघोंटू जैसी बीमारियां, फरिया और लकवा, मुंहखुर, जिसे फुट एंड माउथ डिसीज भी कहा जाता है, जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। बीमारियों से बचाव करने के लिए ये जो टीकाकरण है ये बहुत ही लाभप्रद है, फायदेमंद है। टीका लगने से जानवर के शरीर में इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पैदा होती है, जिससे वो संक्रामक बीमारियों से लड़ सकता है। साथ ही जो हमारे दुधारू पशु हैं उसके दूध की मात्रा भी बरकरार रहती है। बीमारी से ग्रस्त होने पर पशुओं का जो दूध है वो अचानक कम हो सकता है, जिससे बचने के लिए वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जरूरी है। ये टीकाकरण जो है हमको आर्थिक नुकसान से भी बचाता है। किसी गंभीर बीमारी के इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं और कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। इसलिए टीका लगवाना इसके मुकाबले काफी सस्ता और सुरक्षित विकल्प है और हमारे पशुधन की रक्षा भी करता है। सही समय पर टीकाकरण बेहद आवश्यक है। टीका हमेशा बारिश शुरू होने से पहले, जैसे मई का जो महीना होता है और जून का जो महीना होता है, इस महीने में सबसे ज्यादा उपयुक्त है। टीके का असर इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को आने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। यही इसका कारण है कि थोड़ा पहले से लगाना जरूरी है। इसके अलावा पेट के कीड़े मारना, जिसे डीवर्मिंग कहा जाता है, वैक्सीनेशन से लगभग 1 हफ्ते पहले पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाती है और इससे टीके का प्रभाव जो है बेहतर होता है। इसके अलावा जो है सिर्फ स्वस्थ पशुओं को टीका लगाया जाता है। जो पशु पहले से ही बीमार हैं उनको डॉक्टर की सलाह पर ही ये टीके लगवाए जा सकते हैं। तो जरूर जो है इसका ध्यान रखें। टीके हमेशा किसी वेटनरी डॉक्टर यानी जो पशु चिकित्सक है उसकी सलाह पर ही लगाई जानी चाहिए। कमजोर या बीमार जानवर को टीका नहीं लगाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अलग अलग टीके होते हैं, कई बीमारियों के टीके अलग अलग समय पर दिए जाते हैं। इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है उसका शेड्यूल जो होता है, उसका निर्धारित समय होता है, इसका पालन जरूर करें। इसके अलावा मौसम का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। जैसे सुबह या शाम के समय टीका लगाया जाना चाहिए। चिलचिलाती धूप में या टीका लगने के तुरंत बाद पशुओं को नहलाना भी नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई और बहनों, हमारे देश में मॉनसून या वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में मॉनसून की बारिश होने लगती है।
औसतन दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में अधिक वर्षा होती है। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर भारत से मानसून की बारिश अक्टूबर की शुरुआत में कम होने लगती है। मानसून की बारिश का पशु स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे किसान भाइयों और बहनों और साथ ही पशुपालकों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द आता है उच्च जोखिम वाले पशु, यानी हाई रिस्क वाले जो पशु हैं वो कौन होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं युवा पशु, दूसरे क्रम पर आते हैं बीमार पशु या बीमारी का इतिहास रखने वाले पशु जिनकी बीमारी की हिस्ट्री होती है, तीसरा गर्भवती पशु, चौथा दूध पिलाने वाली जो पशु होती है यानी जो माता है वो पशु, उसके अलावा भारी पशु जो होते हैं ये उच्च जोखिम वाले पशु होते हैं। पशु मालिकों और किसान भाइयों और बहनों को मानसून के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। इस अवधि के दौरान निवारक उपायों के बारे में भी जानना जरूरी है। क्या करें और क्या न करें के बारे में भी जो है जानकारी होनी चाहिए। किसानों और पशु मालिकों को मानसून से पहले पशुओं के कृमिनाशक और टीकाकरण के बारे में पहले से ही जागरूक किया जाना चाहिए। मानसून बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सकों और सहायक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता होनी चाहिए। पशु चिकित्सालयों में हर समय खनिज मिश्रण, जीवन रक्षक दवाएं, तरल पदार्थ और अन्य औषधियां और उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई यानी कि जो पशु चिकित्सा यूनिट है, मोबाइल यूनिट, इसको सक्रिय करना चाहिए, जिससे जहां पर पशु हो वहां पर ही चिकित्सक जा सकें। पशु और बाढ़ मानसून प्रबंधन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। मृत पशुओं के निपटान स्थलों की पहचान करनी चाहिए। पशु क्षेत्र में मक्खी और कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए नियमित उपाय करने चाहिए। इसके अलावा जो हितधारक है, एजेंसी हैं, जो अन्य लोग होते हैं, इनसे समन्वय स्थापित करना चाहिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मानसून के मौसम में तैयारी और पशु चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी भी होने चाहिए। अगर हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। ये नियंत्रण कक्ष 24x7 यानी 24/7 कार्यरत रहता है। जब भी आपको आवश्यकता हो इसकी सहायता ली जा सकती है। और पशु चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचे से संबंधित तैयारियों की निगरानी भी करता है ये जो राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष होता है, और साथ ही ये जो है शिकायतें और मुद्दों का समाधान भी करता है। ये नियंत्रण कक्ष राज्य में कार्यरत सभी जिला नियंत्रण कक्षों के कामकाज की निगरानी करता है। इसके बाद जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष होता है। ये नियंत्रण कक्ष मानसून के दौरान तैयारियों और पशु चिकित्सा देखभाल से संबंधित कार्यों की रिपोर्ट राज्य नियंत्रण कक्ष को देता है और जिले में जनशक्ति उपकरण, दवा, टीके सबकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय नियंत्रण कक्ष होता है। नियंत्रण कक्ष ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालयों और औषधालयों को उपकरण, दवाइयां, टीके और स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन की तैनाती के संबंध में समय पर सहायता सुनिश्चित करता है। पशु चिकित्सालय और औषधालय में जीवन रक्षक दवाएं, औषधियां, टीके, उपभोग्य सामग्रियां, खनिज मिश्रण, परजीवी रोधी दवाएं, टिक और मक्खी जो विकर्षक होते हैं, इनका पर्याप्त भंडार हर समय उपलब्ध होना चाहिए। मानसून के समय पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके उपचारों के विषय में किसान भाइयों और बहनों को जागरूक करना चाहिए और आवश्यक उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं के लिए गांव में नियमित पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। अगर आपके गांव में हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों और विभाग के अन्य वाहनों की मानसून से पहले मरम्मत और रखरखाव किया जाना चाहिए और उन्हें हर समय परिचालन की स्थिति में रखा जाना चाहिए। पशु चिकित्सक, अर्ध पशु चिकित्सक और सहायक कर्मचारियों का जो संपर्क सूत्र होता है, जानकारी सहित सूची तैयार की जानी चाहिए और अस्पताल, औषधालय स्तर पर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि किसान और पशु मालिक जो हैं पहले से ही अधिकारियों से संपर्क कर सकें। पशु आश्रय के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को गैर सरकारी संगठनों, नगर पालिकाओं, पंचायतों की सहायता से पहले ही चिन्हित किया जाना चाहिए। पशु आश्रयों का निर्माण क्षेत्र की पशु आबादी और भौगोलिक स्थिति के आधार पर काफी पहले से ही
की जा सकती है। जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों की सहायता से चारा और पानी की उपलब्धता और आपूर्ति हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपात स्थिति में चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चारा डिपो बनाए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों और पशु चिकित्सा सुविधाओं से लैस मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। गौशाला, पशु फार्मों, शिविरों की देखभाल, स्थानीय पशु चिकित्सालय, औषधालय, गौशाला, ये उसके अलावा पशु शिविर जो होते हैं और फार्म होते हैं, इसमें उचित पशु चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक शामिल हैं और नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। पशुओं की आवाजाही को कम से कम किया जाना चाहिए और आवाजाही की अनुमति देने से पहले पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए जाने चाहिए। मॉनसून के मौसम में पहले पशुओं के प्रमुख रोगों के कृमिनाशक और टीकाकरण के लिए टीकाकरण और कृमिनाशक कार्यक्रम पहले से तैयार किए जाने चाहिए। स्थानीय रोग की स्थिति के आधार पर आवश्यकता के अनुसार टीके का पर्याप्त स्टॉक सभी पशु चिकित्सालय और औषधालयों में हर समय बने रहना चाहिए। साथ ही जो मृत पशुओं का निपटान जो होता है, ये भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। गहरे गड्ढे में दफन किया जाना चाहिए और निपटान स्थलों की पहचान पहले से ही कर लेनी चाहिए। निपटान स्थलों को चिन्हित किया जाना चाहिए और सुरक्षा प्रबंधन और कीटाणु शोधन के लिए नियमित रूप से उनकी जांच की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों और बहनों और साथ ही जो भी पशुपालक भाई बहन हैं, ये जो है मानसून से पूर्व टीकाकरण अवश्य करवा लें। उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश आपके जो पास में पशु चिकित्सक महोदय हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, तो उनसे संपर्क करें और अपना और अपने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करते रहें। अपने पशुओं के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करते रहें और देखभाल करते रहें और साथ ही उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, ये दुर्गति हुई गए राम, दुर्गति हुई गए राम, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, दुर्गति हुई गए राम, दुर्गति हुई गए राम, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम। ये बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन हो, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, हाँ बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, ये पढ़े लिखे के सुध भूल गए, दूध और घी खायन, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गए राम, 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 एक कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा, कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा, ये कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा। भारत की आत्मा गांव और किसानों में बसती है। यहाँ की लगभग 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में यदि इन किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाए तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी और हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। इसी कोशिश में आज हम आमंत्रित किए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर के गृह वैज्ञानिक अल्पना शर्मा जी को, जो आज हमें ये बताएंगे कि किस तरह अपने घर में ही मशरूम उगाकर अपना अतिरिक्त आय कर सकते हैं। तो अल्पना शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि मशरूम क्या है। देखिए, मशरूम जो है वो एक कम लागत कम समय में उगाया जाने वाला एक उच्च कोटि का प्रोटीन, और ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कवक है। ये हमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, मतलब इसमें पौष्टिक गुण बहुत ज्यादा है। और ये जब हमारे लिए इतना उपयोगी है, हम किसान भाइयों के लिए, तो किसानों को जरूरी है कि इसकी खेती भी करनी चाहिए। तो आप हमारे किसान को बताइए कि शहडोल जिले में मशरूम की खेती की क्या संभावना है। शहडोल जिले में मशरूम आसानी से उगाया जा सकता। शुरुआत में देखा गया कि मशरूम जो है ये उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये क्षेत्र में उगाया जाता है, ठंडे प्रदेश में। हाँ, लेकिन जैसे मशरूम भी कई तरह के होते हैं, तो जो ऑस्टर वाला मशरूम जो डिंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो वाला मशरूम हमारे शहडोल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा नहीं होता लगभग हर समय, और ना ही बहुत कम होता है। तो ये वाला मशरूम हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, और किसान भाई आसानी से थोड़ी सी इसकी विधि जान के इसको अपने घर में उगा सकते हैं। तो और जो मशरूम की प्रजाति है, जो किस्म है, उसी तरह ये भी उतना ही पौष्टिक है। हाँ, इसमें बल्कि ये बोला जाता है कि ऑस्टर वाला जो मशरूम है, ढिंगरी मशरूम, इसमें एक अतिरिक्त गुण पाया जाता है कि इसमें कैंसर रोधक है, कैंसर से लड़ने की ताकत देता है। बाकी सामान्यतः हर मशरूम जो है वो पौष्टिकता से भरपूर रहता है, बहुत अच्छी कोटि का उसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत बहुत कम रहता है, मतलब कई बीमारियों में ये खाया जा सकता है। प्लस इसमें एक अतिरिक्त गुण है ऑस्टर वाले में कि ये कैंसर रोधक रहता है। अर्थात मशरूम उत्पादन के बहुत सारे लाभ हैं।
बहुत सारे लाभ एक हैं। तो हमारा आय भी अतिरिक्त हो सकता है, ऊपर से इतने इसमें पौष्टिक गुण है और साथ में कैंसर रोधी भी है। तो हमारे किसान भाइयों को अब ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह से मशरूम उगा सकते हैं। देखिए, मशरूम उत्पादन की विधि को अगर हम व्यवस्थित तरीके से बांटते हैं तो ये विधि में पहले तो हमें सबस्ट्रेट को तैयार करना रहता है। दूसरा ये हमको सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब जिस चीज पे मशरूम को उगाया जाएगा उसका जो बेस रहता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। और दूसरा उसके बेस में फिर जब हम उसमें बीज डाल देते हैं, जिसको हम मशरूम में बीज को हम स्पान बोलते हैं, स्पानिंग करना। तो दो क्रिया रहती है इसमें, एक सबस्ट्रेट तैयार करना और दूसरा स्पानिंग करना। तो स्पानिंग क्या होता है ये? सर्वप्रथम आप ये देखें कि सबस्ट्रेट में अपन जैसे जो भी गांव में आसानी से उपलब्ध जो संसाधन है, जैसे कि गेहूं का भूसा है या फिर धान का पैरा है, उस सब चीज को, या फिर सोयाबीन का डंठल है, यानी कृषि कार्य के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, भूसा बराबर टुकड़े में काटते हैं और उस टुकड़े को फिर हम चाहे रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको पूरा शोधित करते हैं या फिर गर्म पानी ट्रीटमेंट से शोधित करते हैं। तो हमारा एक तरह यानी उनमें जो बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह जो उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बीमारी उसमें रोगग्रस्त कुछ भी ना रहे वैसा उसको सबस्ट्रेट को बना लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी क्रिया पे आते हैं कि स्पानिंग करना। तो स्पानिंग करने में ये रहता है कि हमने जो अपना सबस्ट्रेट भूसा जो तैयार किया हुआ है उसमें स्पानिंग करने में भी दो विधि है कि या तो आप उसको मिश्रित कर लें भूसा और 2% की दर से अपन इसमें बीजा को मिला दें, जितना भूसा है उसके 2% के अनुपात में बीजा मिला दें और उसको मिक्स कर लें और पन्नी में भर लें। और अगर हम मिश्रित हिसाब से नहीं करना चाह रहे, हमको परत के हिसाब से करना है बिल्कुल सिस्टमैटिक, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक परत भूसा का बिछाते हैं, उसके ऊपर एक परत बिल्कुल पतली सी परत हम बीज की डालते हैं, मशरूम के स्पैन की, फिर भूसा की परत, ऐसे करके हम 5 परत भूसा का लेते हैं और जिसमें अंदर 4 परत हमारे बीज का रहता है। पन्नी की भी एक विशेषता ये रहती है कि इसकी मोटाई जो है ये 40 माइक्रोन रहती है। यानी ये भूसे के नीचे पॉलीथीन डालते हैं? भूसे के नीचे नहीं, भूसा को शोधन करके तैयार कर लिया, उसमें फॉर्मलिन से, बेविस्टिन से, बुझा हुआ चूना से उसको पूरी अच्छे से आपने भिगो के रख दिया, फिर उसको आपने 24 घंटे वैसी पन्नी से ढक के रखा ताकि वो अंदर से जो गैस निकलेगा तो उसके पूरे कीटाणु को मार देगा। फिर इसको हम परत में अच्छे साफ जगह पे परत में बिछा के सुखा देते हैं। भूसे का पूरा पानी सूख गया और फिर उसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि हमको जो पन्नी लेनी है, लंबे आकार की पन्नी रहती है, 18 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, है ना। और ये मोटाई रहती है पन्नी की जो माइक्रोन में रहता है, तो 40 माइक्रोन की पन्नी रहेगी। इस वाली पन्नी को आप इसके लिए उपयोग करते हैं। इसमें अपन पहले क्या करेंगे, जो शोधित भूसा है इसका एक परत बिछाएंगे और इसका 3 से 4 सेंटीमीटर मोटे परत बिछाने के बाद फिर हम एक परत हल्के से बिल्कुल एक लाइन की अपन उसमें बीज डाल देंगे मशरूम के स्पैन को, फिर उसके ऊपर फिर एक परत भूसा बिछाएंगे, फिर बीज। ऐसे हम 5 परत भूसा को बिछाते हैं और 4 परत हमारे बीज रहते हैं अंदर। और फिर मशरूम का मतलब जो आपका पॉलीथीन बैग है उसको हम रबर बैंड से टाइट बांध लेते हैं। तो ऐसे हम सारे पॉलीथीन बैग को हम तैयार कर लेते हैं और फिर इस पॉलीथीन बैग को हम जो हमारे जिस कमरे में हमने सोचा है कि हम मशरूम की इकाई लगाएंगे, जो कि हमारा मतलब बिल्कुल जहाँ पे रोशनी ना पहुंचे, अंधेरा वाला कमरा हो, चाहे वो कच्चे का हो या पक्के का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा साफ कमरे में हम बांस की रेक लगा के और ये मशरूम के जो पॉली बैग्स, जो पॉलीथीन आपने तैयार की हैं, इनको आप ले जाके वहां पे लटका देते हैं सुतली की सहायता से। ये हमारा एक तरह से ये एक विधि अभी कंप्लीट हुई, पूरी होती है कि किस हिसाब से हमको मशरूम की स्पानिंग करनी है। अब इसके आगे है कि हम इसका देखभाल हम कैसे करें। स्पैनिंग के बाद जब हम उसको लटका देंगे बांस की रैक में, तो फिर उसकी देखभाल कैसे करें। तो इसके कमरे को हमको बिल्कुल बंद करके रखना है, इसको बार बार खोलना नहीं है। उसमें ये हमको सावधानी रखनी है कि सूरज की रोशनी, तेज रोशनी ना पड़े, नहीं तो मशरूम जो हमारा निकलेगा उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, उसमें कलर आ जाएगा और फिर उसकी बाजार भाव आपको कम मिलेगा। तो लगभग 15 दिन हम लोग उस कमरे को पूरी तरह से बंद रखते हैं
और बीच में अगर ऐसी आवश्यकता लगती है कि हमको पानी देना है तो कोशिश ये करें कि रात के समय या अंधेरे के समय में हम उस कमरे में घुस के उसमें पानी की व्यवस्था कर दें। तो जैसे तापमान जैसा चल रहा है, जैसे हिसाब मौसम है, उस हिसाब से कई बार 2 बार, कई बार 4 बार पानी उसमें जरूरत पड़ती है पानी देने की। तो 15 दिन बाद जब आप उसमें देखेंगे तो आपको वो जो पॉलीथीन है आपकी पूरी तरह से सफेद कवक उसमें फैल चुका होगा और पूरा दूधिया कलर का आपको दिखेगा, वो अच्छा। दूधिया रंग हो जाएगा उसका। तो अब आपको ये संकेत है कि ये फलन वाली स्थिति में आ रहा है, सक्रिय अवस्था में हो गया है। तो अब आप इसका हल्के से ब्लेड या कोई तेज धार वाली चीज से पॉली बैग को आपको काट देना ऊपर है से, यानी काट, ताकि वो बाहर आ पाए, ताकि वो आसानी से बाहर आ जाए। और फिर हम लोग उसको उसमें फिर से एक बार पानी दीजिए आप, मतलब ये मान के चलिए कि दिन में कम से कम 2 बार पानी देना। और मौसम अगर ठीक नहीं है, बहुत अत्यधिक तापमान है, तो आपको 4 बार भी पानी देना पड़ सकता है। तापमान के हिसाब से उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की व्यवस्था करनी है। अब फिर उसमें रेगुलर आपको हमेशा उसमें आपको देख रेख रखना ये है कि जैसे ही उसमें फलन होने लगेगी, फलन हो रही है तो फिर एक निश्चित आकार का पहुंच गया, मतलब 3 से 4 दिन में एक उसका एक पूर्णता परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो फिर जितने भी आपके मशरूम निकले उसको आपको जिस दिशा में घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा के आपको मशरूम को तोड़ लेना। और फिर बाकी में भी आपको मतलब तो एक पॉली बैग से लगभग 3 से 4 बार आपको फल मिलेगा। यानी एक बार मशरूम निकालने के बाद फिर से उसी में मशरूम आएगा, या दूसरे में आएगा? नहीं, उसी में मशरूम आएगा। 3 से 4 बार में वो पूरे बैग का मशरूम कंप्लीट होगा। तो ये समझिए जैसे एक बैग में सूखा 1.5 किलो भूसा लगता है, तो एक बैग लगभग 1 किलो तक मशरूम आपको देगा। तो इसका क्या बाजार भाव है 1 किलो मशरूम का? 1 किलो मशरूम मतलब जैसे आपका 100 ग्राम मशरूम जो है, जैसे सामान्य रूप में 30 ग्राम तक 30 रुपए तक बाजार में बिकता है। तो 1 किलो का आपका 300 रुपए उसकी कीमत हो जाएगी। अच्छा खासा कॉस्ट है, अच्छी खासी कीमत है। साथ में मशरूम के प्रति लोगों को जागरूक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखिए, ये हर तरह के, हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, हर वर्ग का, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, युवक युवतियां जो भी है। घर में अगर किसी के थोड़ा सा जगह उपलब्ध है जिस कमरे को अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं, और कृषि मतलब अपशिष्ट जो हैं जो कि ऐसी बेकार पड़े रहते हैं, उनका उपयोग करके हम घर बैठे एक अतिरिक्त आय आसानी से कमा सकते हैं, पौष्टिक मशरूम उगा सकते हैं। और जैसा कि आजकल की एक ज्वलन समस्या चल रही है कि कुपोषण, तो ये देखिए कि ये जो है, एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारा जो मशरूम है ये प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता वाले प्रोटीन है उनके समतुल्य है, उनके बराबर। नहीं तो वानस्पतिक वाले प्रोटीन कभी भी पशु वाले प्रोटीन के बराबर नहीं होते। इसमें ऐसे अमीनो होता है पचाने के बाद 100 ग्राम मशरूम से लगभग 35 कैलोरी मिलती है। 35 किलो कैलोरी या 35 कैलोरी। 35 कैलोरी। तो ये मतलब ये ऐसा है कि बिना ऊर्जा वाला है, मतलब आप जो आजकल लोगों की समस्या है मोटापे वाले, वो भी इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। प्लस इसमें रेशे की मात्रा बहुत अधिक है, तो रेशा हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। फिर दूसरा एक ये है कि हमारे इसमें आयरन और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम भरपूर है, तो इसके कारण हृदय रोग वाले भी इसको आसानी से ले सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। प्लस इसमें आयरन बहुत है, तो ये हमारे लिए जो महिलाएं हैं या किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर साथ में ये कैंसर रोधक है, हमको कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये मतलब एक तरह से ये इतना अच्छा है कि ये हमें कुपोषण की समस्या भी दूर कर सकता है और साथ में हमें अतिरिक्त आय भी दे सकता है। मतलब किसानों के दोनों हाथों पे मतलब लड्डू जैसा काम करेगा। ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मशरूम एक और फायदे अनेक। बहुत अच्छा कि मशरूम के कई फायदे हैं, उसके मतलब किसान इसको अपनाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं।
किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।